हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का 4th चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की या रेलवे की, जिनके भी जनरल साइंस आती है उन सभी के लिए, और साथ में ही जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो परमाणु होता क्या है, परमाणु की संरचना के बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अध्याय 3 जो कि हमने पढ़ा था, जिसमें हमने परमाणु और अणु दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। तो यहाँ पर चैप्टर जो कहना चाह रहा है वो सुनिएगा ध्यान से। जो भी बीच में क्वेश्चन आएंगे वो भी कराएंगे, सारी चीज़ें होगी, तो आप लोग शांति से बस सुनते रहिएगा। अध्याय 3 यानी कि जो पिछला अध्याय है, हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। पहला प्रश्न यहाँ पर हो चुका है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखो, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है, यानी कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अवपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें यह पता चलता है कि ये जो कण हैं परमाणु के भीतर किस प्रकार से ये एडजस्ट हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं। ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर वैद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अविभाज्य का मतलब ये होता है कि उसे और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सके। ठीक है ना। तो चलिए, पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 4.1 है, जिसमें बताया गया है कि सूखे बालों पर कंघी कीजिए, यानी कि आपके बालों में कोई ऑयल ना हो, सूखे बालों पर आपको क्या करनी है, कंघी। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? आप खुद करके देखेंगे, आपको खुद को फील हो जाएगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर आता है कि कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए, क्या होता है? ध्यान से आप लोग देखेंगे। इन क्रियाकलापों से क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है, मतलब कि परमाणु को और टुकड़े किए जा सकते हैं और आवेशित कणों से बना है। ठीक है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। ठीक है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। तो इस आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले पता किसने लगाया था? जे टॉमसन ने। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्ड स्टील ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ठीक है। यह किरणें धनावेशित विकिरणें थी, जिनके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश था वही यहाँ पर जो है किसका आवेश था, यहाँ पर केनाल रे का। ठीक है ना। दोनों का आवेश सेम था, बस एक का पॉजिटिव में था, एक का नेगेटिव में था, किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। तो वो जो केनाल रे थी, या जो जिनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, उनको नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है।
प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है एक इकाई और इसका आवेश होता है +1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है और आवेश माना जाता है -1, ठीक है। प्लस और माइनस का यहाँ पर डिफरेंस है, प्रोटॉन में प्लस है यानी कि धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन में क्या है, ऋणावेशित कण, तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतर भाग में होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पर ये देखा गया कि प्रोटॉन जो है, परमाणु के सबसे अंदरी भाग में होगा प्रोटॉन, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज लेकर रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ रहता है जो कि नेगेटिव चार्ज लेकर रहता है। इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यह कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा, यानी कि जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे हमको आंसर मिलते जाएंगे। हमारे सामने कंपटीशन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं एज ए टीज, ठीक है। और कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे के हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट वीट, सब में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। केनाल किरणें क्या है, अभी हाल फिलहाल हमने पढ़ा। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं, तो ये आपको खुद अपने दिमाग से करना है। इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल, जिनके अनुसार परमाणु क्या था, अविभाज्य और अविनाशी था। यानी कि अविभाज्य था, उसका और विभाजन नहीं हो सकता था और न ही उसका निर्माण हो सकता था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। और होता भी ऐसा ही था कि अगर आपने कोई खोज की है, नया वैज्ञानिक आता है, वो आपकी किसी भी प्रयोग को या किसी भी क्रियाकलाप को गलत सिद्ध कर देता है तो उसका ही मॉडल जो है सही साबित होगा, आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो सेम यही चीज़ हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं। यानी कि अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे एडजस्ट होते हैं, कैसे रहते हैं, इसको जानते हैं। इनको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया, यानी कि बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए, अपने अपने दिमाग सभी ने लगाए। फिर यहाँ पर जे टॉमसन जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं और जानते हैं। देखो, बहुत अच्छी चीज़ है। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। यानी कि आप केक देखते होंगे मार्केट में, वो बस क्रिसमस केक की तरह था, क्रिसमस की तरह उसमें डिजाइन थी और उस तरह का वो केक था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। इसके अनुसार जो परमाणु है वो खुद ही क्या है, एक धनावेशित गोला था। किसके अनुसार, जे टॉमसन के अनुसार, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह है। आप तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने तरबूज देखा होगा, वो पूरा एक परमाणु है, धनावेशित गोला मान सकते हो। उसके अंदर जो बीज थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन वहाँ पर थे, जिनके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के परमाणु में जो धन आवेश है तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। जो ब्लैक कलर के थे इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं, और जो पूरा एरिया है लाल कलर का वो धनावेशित है। पूरा गोला ही परमाणु का धनावेशित है, पर जो काले काले दाने हैं, बीज है, वो इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित कण वो रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये पूरा गोला आपको दिख रहा होगा तरबूज। इस तरबूज में पूरा ऊपर का पोर्शन हरा हरा है, बीच का पोर्शन आप मान सकते हैं लाल है, होता भी है। वो पूरा जो हरा हरा भाग है वो धनावेशित गोला है, उसके अंदर जो लाल लाल एरिया है वो धनावेशित कण जो कि प्रोटॉन है, और साथ में ही जो ये नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं ये क्या है, बीज, तरबूज के बीज हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये था टॉमसन का परमाणु मॉडल, समझ में आ गया। अब आगे इनके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन 1856 से 1940 तक इनका पूरा जीवन काल रहा। का जन्म
18 दिसंबर 1856 को मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म हुआ 1856 में, मृत्यु हुई 1940 में। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी 1906 में। 35 वर्ष तक कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए इनके संगत का असर उन पे भी हुआ, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु जो है, जो तरबूज का हरा भाग था, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होगा, उदासीन होगा। समझ में आई? ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश है परिणाम में जो है, परिमाण में जो है समान होते हैं और इसीलिए वो उदासीन है। ठीक है, आगे देखो। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नया कलाकार आता है, नया वैज्ञानिक आता है, कुछ भी चीज़ अगर उसको कमी पाती है और वो सही साबित कर देता है तो उसका मॉडल सही माना जाता है, और जो पुराना जिसने भी जो भी मेहनत की है वो मॉडल निरस्त कर दिया जाता है, अमान्य माना जाता है। जैसा कि अब हम आगे देखेंगे। अब देखो, जे टॉमसन ने जो तरबूज वाला पूरा मॉडल आपको समझाया, उसमें कुछ कमियां रह गई। कुछ कमियां ऐसे रह गई कि और जो भी वैज्ञानिक समझा रहे थे तो उनके हिसाब से वो सही नहीं था। अब यहाँ पर आते हैं रदरफोर्ड महोदय। रदरफोर्ड महोदय का कहना है और उनका जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर इंसान को रहता है, किसी ने सही साबित कर दिया तो उसमें बहुत सारों को रहता है कि मुझे इसमें जानना है कि ये कैसे किया, क्यों किया। तो जे टॉमसन ने जो मॉडल बनाया था तरबूज की तरीके से उसको समझाया, बीज थे उसमें ऋणावेशित और जो पूरा लाल बाग था वो धनावेशित था। कैसे क्या हुआ, रदरफोर्ड को जानने की काफ़ी इच्छा थी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को, अब इन्होंने जो जे टॉमसन का जो मॉडल था उसको गलत माना और खुद का इन्होंने अपना मॉडल बताया। अब इनका क्या मॉडल था देखिए। एक प्रयोग किया, इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को, तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत पर चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, यानी कि जो सोने की यह पतली पन्नी थी ये 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए पेपर में अल्फा कण क्या होते हैं, तो द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। अतः यह धनावेशित होते हैं, चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, जो अल्फा कण थे वो प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहे होंगे अल्फा कण, जो एक लाइन लाइन की तरह बना हुआ है, ये अल्फा कण आपको दिख रहे हैं। और ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये है सोने के परमाणु। अब देखो, जैसे ही अल्फा कण आता है तो कोई अल्फा कण तो डायरेक्ट चीरता हुआ निकल रहा है, दिख रहा है आपको, आर पार जा रहे हैं। कुछ कण जो है इधर उधर दिशा बदल रहे हैं, कुछ कण जा ही नहीं पा रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, कोई कण कहीं पर जाकर वापिस आ रहे हैं, कोई जा तो रहे हैं पर टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। ठीक है, दिखा आपको इसमें सब चीज़। अब देखो, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा है कि बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया, यानी कि इनको बहुत आशा थी कि ये सही जाएगा, सटीक होगा, पर इसने बिल्कुल उल्टे उल्टे परिणाम दे दिए। इससे निम्नलिखित परिणाम जो मिले हैं वो पढ़ते हैं। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से जो है सीधे ही निकल गए। यहाँ पर देखो ऊपर और नीचे की तरफ दिख रहा होगा, सीधे ही निकल गए। ठीक है, तो इसने उल्टे उल्टे परिणाम यहाँ पर दे दिए। कुछ अल्फा कण जो है पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, है ना, बहुत सारे तो जो है पास से ही आके वापिस निकल लिए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। देख रहे हो, रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के
तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। आप सोच सकते हैं इतना भारी तोप का गोला 15 इंच का, वो एक टिश्यू पेपर पर जाकर उससे वापस लौटकर आपके ऊपर ही वार कर रहा है। तो इस टाइप का ये जो है रदरफोर्ड का मॉडल था। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। ई रदरफोर्ड 1871 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हुई। का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था, नाभिकीय भौतिकी का जनक ई रदरफोर्ड को। ठीक है, रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1906 में जे टॉमसन को मिला था, 1908 में जो है इनको मिला था। किसको? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तब वह इसे 10 बार ही सुनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली स्थान है, खाली जगह है, जिसके बीच से पत्थर निकल जाएगा। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर का जो अधिकार, अब देखो रदरफोर्ड अपना आइडिया बता रहा है, मॉडल कैसे क्या बनाया था, उसने क्या समझाया था। तो परमाणु के जो भीतर है अधिकतर भाग उसमें खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की सोने की जो पन्नी है उससे बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण ऐसे होंगे जो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है ना। क्योंकि धनावेशित भाग होता तो वहाँ पर अट्रैक्शन हो जाता, तो वहीं पर रह जाता वो, पर ऐसा नहीं है, वहाँ से वापस विक्षेपित हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर धनावेशित भाग जो है क्या है, बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है, तभी तो वो आर पार हुए, ऐसा इनका कहना है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। यानी कि इन्होंने इस मॉडल से यही निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक की त्रिज्या है परमाणु की त्रिज्या से कितनी, 10⁵ गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। अब देखो, परमाणु का केंद्र जो है धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। पूरा एक गोला है ना, पूरा एक गोल मान सकते हो, वो एक परमाणु है, उसके बीच में जो केंद्र है वो क्या है, धनावेशित है, पॉजिटिव है, जिसे इसने कहा है नाभिक। जो रदरफोर्ड है उन्होंने कहा है नाभिक। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। जो परमाणु है उसका पूरा लगभग जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो किसमें है, वो नाभिक जो क्या था, एक केंद्र था, ठीक है, जो धनावेशित। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। याद रखेंगे, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या है, काफी कम है। सब हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसमें क्या कमियां रही उसकी बात करते हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी कण जो इलेक्ट्रॉन का कण है वो इधर उधर गति कर रहा है तो वो स्थायी नहीं हो सकता। कोई भी आवेशित कण अगर गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का क्या होगा, विकिरण। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, स्थायी है। ये इसकी कमी थी। अब इसके बाद एक और यहाँ पर देखिएगा, बोर का प्रामाणिक मॉडल। अब देखो, पहले जे थॉमसन साहब आए, 1906 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने उसमें कमियां बताई और उन्होंने 1908 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। अब इनके भी आगे की बात चलती है, आगे के वैज्ञानिक आते हैं बोर साहब। बोर का प्रामाणिक मॉडल क्या कहता है, सुनिएगा। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए निल्स बोर ने जो है परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहली अवधारणा इन्होंने दी
कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। इन्हों का साथ दिया और इन्होंने कहा जो भी कमियां रही है उनको ये समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। दोनों कमियां यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी। अब निल्स बोर इनका पूरा नाम है। 1885 में यानी कि 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में इनका जन्म हुआ था। 1962 में मृत्यु हुई थी। 1916 में जो है कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, तो ये प्रोफेसर बने। 1922 में उनका परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1906 में जे थॉमसन को, 1908 में रदरफोर्ड को, 1922 में किसको, परमाणु की संरचना पर योगदान निल्स बोर को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। तीनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। देखो, पहली पुस्तक इनकी थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी बुक थी इन्हों की एटॉमिक थ्योरी, और तीसरी बुक थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे पढ़ते हैं। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब जो भी इन्होंने कहा कि कुछ निश्चित कक्षाओं में या निश्चित कोषों में जो है चक्कर लगाता है तो ऊर्जा स्तर कहेंगे उनको। चित्र 4.3 में आपको क्लियर दिख पा रहा होगा ऊर्जा स्तरों के बारे में। देखो, इसमें जो बीच में आपको ये पूरा गोला दिख रहा है, ये क्या है, परमाणु। परमाणु के बीच में जो एक केंद्र है एक धनावेशित है, और इसको कहा क्या है, नाभिक। नाभिक की जो पहली कक्षा है नाभिक के ऊपर, उसको कहा है कक्ष के। इसमें n बराबर कितने हैं, 1, ठीक है। अगर उसके बाद की बात करें कक्ष L में n बराबर कितने हैं, 2। कक्ष 3 में यानी कि M में कितने हैं, 3। और कक्ष 4 जो कि आपको n दिख रहा है, इसमें कितने हैं, 4। तो ये ऊर्जा स्तर की बात हो गई। ये कक्षाएं या कोष K L M N या संख्याएं 1 2 3 4 के द्वारा दर्शाई जा सकती है। अब आगे आपके सामने आता है क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप स्पष्ट कर सकते हैं आराम से। धनावेशित और ऋणावेशित दोनों उसमें परमाणु में होते हैं, तो उस हिसाब से परमाणु उदासीन है। तो जे थॉमसन का जो मॉडल था उसके हिसाब से आपको बताना है, तरबूज के मॉडल के हिसाब से। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है, यह आपको खुद बताना है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको बनाना है। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। क्या होता है न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की, है ना। चलिए बात करते हैं। न्यूट्रॉन 1932 में जे चैडविक, नाम याद रखेगा। 1932 में कौन थे, जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज निकाला। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं था, परंतु इसका जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के बराबर था, पॉजिटिव में। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को जोड़कर इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है, स्मॉल n से। अगर कैपिटल N से दर्शा दिया तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में या विज्ञान की भाषा में इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान से आपको यूज करना होगा। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। इस टाइप से आपको दिख रहा होगा ये संरचना। ये आपका एक परमाणु है। परमाणु के बीच में आप लोगों को नाभिक दिख रहा है जो कि धनावेशित होता है। इसके चारों तरफ आपको गोले के ऊपर एक बिंदु सा दिख रहा होगा, वो है यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम में आपको दिख रहा होगा एक नाभिक के बीच में, बाकी 2 कक्ष आपके बीच वाले में है और उसके बाद वाले में 1 कक्षक है। इसी प्रकार से बेरिलियम में 4 आपको दिख जाएंगे, बोरॉन में 5 दिखेंगे, कार्बन में 6 दिखेंगे, नाइट्रोजन में 7 दिखेंगे, ऑक्सीजन में 8 दिखेंगे, है ना। बीच वाला जो केंद्र है उसको छोड़कर इस टाइप से आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर मेंशन दिख जाएगी, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम Na होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। इस टाइप से आप लोगों को संरचनाएं दिख जाएगी 18 तत्वों की पूरी। तो यहाँ पर आर्गन आपको गिनाकर मैं समझा देता हूँ। पहला आपके यहाँ पर केंद्र है बीच में, जिसको नाभिक कहते हैं। पहला जो कक्ष दिख रहा है उसमें 2 है, ठीक है ना। उसके बाद 8 है,
8 के बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे 8, 2, 8, 8 इसमें है, किसमें, आर्गन में। इसी टाइप से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सबसे कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाला पोर्शन छूट गया। देखो, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें, ये आपको खुद लिख लेने हैं। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन होंगे ये आपको खुद बताना है। आगे देखो, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, अब पढ़ते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे, बरी एक वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक स्कीम बनाई, कुछ नियम बनाए। देखो, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n², सूत्र याद रखेंगे, 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर हो सकते हैं, जो कि मैंने बताया आपको k, l, m, n, या गिनती में भी आप लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोष में होगी 2 × 1⁻² बराबर हो जाएगा 2। दूसरे कक्ष में l कोष में हो जाएगा 2 × 2 बराबर 8 हो जाता है। तीसरे कक्ष में कितने भरे में आएंगे, 2 × 3⁻2 होता है, बराबर 18 हो जाते हैं। चौथे कक्ष जो n कक्ष है उसमें कितने भराई में आएंगे, 2 × 4⁻2 बराबर कितना हो जाएगा, 32। तो k कोष में 2, दूसरे कोष इलेक्ट्रॉन भरने में आएंगे, k कोष में 2, दूसरे कक्ष l में भरे में आएंगे 8, तीसरे कक्ष m में भरने में आएंगे 18, चौथे कक्ष में 32 भरने में आएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूरा मैंने आपको पहले समझा दिया था, हाइड्रोजन हीलियम क्या क्या भरना है, क्या क्या भरना है। इसके बाद बात करते हैं आगे। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, 8 हो सकती है, ये याद रखना है। इसके बाद है, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षक पूर्ण रूप से बढ़ नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती है, यानी कि किसी परमाणु में अगर किसी कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष में, जैसे 2 भरने हैं तो 2 भरेंगे, जब भी आगे के कक्ष में बढ़ने में आएंगे, 2 फिर 8 फिर 8, इस टाइप से ये बढ़ने में आते हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र 4.4 में की गई है। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखिएगा। स्थायी परमाणिक मॉडल तैयार करें और पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वितरण आप लोगों ने अभी देखा था, कार्बन ये कार्बन रहा, सोडियम यानी कि सोडियम रहा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वितरण देखा। अगर किसी परमाणु का k और l कोष भरा है और इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, k कोष में कितने बढ़ने में आते हैं और l में कितने बढ़ने में आते हैं, तो 2, 8 इस टाइप से बढ़ने में आते हैं। तो आप लोग खुद आइडिया लगा लीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं संयोजकता। क्या होती है संयोजकता? देखो, हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोर बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम जो है 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अभी अपन ने देखा, यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता जो है 0 होती है। इन अक्रिय तत्वों में, जो अक्रिय तत्व हैं, इनमें से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से बढ़ने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी यानी कि जो बाह्यतम जो रहेगा उस कक्षक को कहते हैं अष्टक। क्या कहा जाता है, अष्टक माना जाता है। 8 भरे रहते हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने,
उनको ग्रहण करने, उनको त्याग करने से होता है। यानी कि 8 कक्षक में से कोई त्याग भी कर सकता है, कोई ग्रहण भी कर सकता है, कोई कम कर सकता है, कोई ज़्यादा, इस टाइप से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। कहने का मतलब यह है जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर मान लो किसी में 3 भरे हुए हैं तो वो अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था करेगा, है ना। किसी में 7 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था करे। इस टाइप से यहाँ पर होता है। और जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वही उसकी जो भी परमाणु है उसकी संयोजकता होगी। सीधी बात है। चलो, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक ही मानी जाती है। किस किस की? यहाँ पर ध्यान देना, हाइड्रोजन की, लिथियम की और सोडियम की। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कितनी होगी? एक, क्योंकि जो बाहर का जो कोश है, बाहर की जो कक्षा है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या आप बता सकते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? यह मैग्नीशियम की रहेगी 2 और एल्यूमिनियम की रहेगी 3। आ जाओ मैं समझा देता हूँ आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। पहले अपन मैग्नीशियम की देख लेते हैं। बाहर का जो कक्ष है उसमें कितनी है, कितने कक्ष वो दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो एल्यूमिनियम आपके सामने है, इसमें कितने दिख रहे हैं? 3। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर भी तो ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कहाँ गया? यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है। तो यह क्रमशः 2 है, बाहर 2 ही रखे थे इलेक्ट्रॉन, और इसमें एल्यूमिनियम में कितने थे? 3। तो 2 या 3, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 है और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ की संयोजकता बाह्यतम जो कोश है उसी के हिसाब से डिसाइड होती है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी समता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होगा। अब मान लो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ही सही, अब वो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग के वहाँ से अष्टक हटाएगा, जिससे अच्छा है कि वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक कंप्लीट कर लेगा और वही उसके लिए आसान होगा। अतः इसकी संयोजकता अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति या संयोजकता जिसे हम कहते हैं वो होती है। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। यहाँ पर ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। इसमें देखो विभिन्न शेलों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के साथ पहले जो 18 तत्व हैं परमाणु का संयोजन। यहाँ पर एक तरफ तत्व का नाम है, उसका प्रतीक है कि उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या लिखते हैं इंग्लिश में, परमाणु संख्या है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का विवरण किस टाइप से हो रहा है, के में कितने भरे हैं, एल में कितने हैं, एल एम में एन में। और संयोजकता तो आपको पता है कि बाहरी जो रहेगी उसी के हिसाब से डिसाइड होगी। देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं जो कि आवर्त सारणी का आवारा तत्व माना जाता है। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका प्रतीक क्या होगा? H हो गया। परमाणु संख्या इसकी एक ही होती है क्योंकि आवर्त सारणी का पहला तत्व ही हाइड्रोजन है जो क्या हो रहा है? प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 1 है, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 1 है। इलेक्ट्रॉन का विवरण जो भरा जाता है वो K कोश में ही इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो जो बाहरी कोश है उसमें 1 ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 ही इसकी संयोजकता हो जाएगी। समझ में आ गया? अगला देखो, हम बात कर रहे हैं हीलियम की जो कि हाइड्रोजन के बाद का दूसरा तत्व है। परमाणु संख्या होती है 2, प्रतीक होता है H और स्मॉल e, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या 2 है, इसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2। के जो कोश है जो बाहरी कक्षक है उसमें 2 ही यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विवरण होगा, और यहाँ पर दोनों भरे हुए हैं यानी कि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। लिथियम की बात करेंगे तो Li से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तीन परमाणु संख्या है, प्रोटॉन इसमें 3 है। न्यूट्रॉन की बात करें तो 4 होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें 3 होते हैं। बाहरी कोश के में 2 भर सकते हैं, फिर 8 फिर 8 फिर 8 इस टाइप से भरते हैं, तो 2 इसमें भर सकते हैं पहले के कोश में, फिर एल कोश में इसमें 1 भरने में आएगा क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है 3। तो यहाँ पर एल कोश में कितना है 1, क्योंकि बाहरी कोश के हिसाब से ही संयोजकता डिसाइड की जाती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो कैपिटल बी और स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 4 परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 4 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 5 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 4 होगी। के कोश में कितने जाएंगे 2 और एल कोश में भी 2 जाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 मतलब कि इसमें दोनों ही मतलब अंदर के कोश तो भरे रहते हैं, बाहर के कोश के हिसाब से डिसाइड होता है। तो बाहर एल वाले में कितने हैं 2, तो 2 ही इसकी संयोजकता हो जाएगी। बोरोन की अगर हम बात करें तो 5 परमाणु संख्या है, बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन की संख्या 5, न्यूट्रॉन की 6 और इलेक्ट्रॉन की 5। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का विवरण 2 तो के में भरे जाएंगे और 3 जो है एल कोश में भरे जाएंगे। अब जो बाहरी कोश होगा एल वाला उसी में जाएंगे यहाँ पर 3, तो 3 की संयोजकता हो जाएगी इसकी 3 ही हो जाएगी। कार्बन की बात करें तो सी से रिप्रेजेंट 6 इसमें होते हैं परमाणु संख्या, है ना, 6 इसकी परमाणु संख्या है। प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की 6, इलेक्ट्रॉन की 6। 2 इसमें के कोश में भरे जाते हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा के कोश में 2 ही भरे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर एल में चले जाएंगे तो यहाँ पर अगर कार्बन की बात करें तो 4 जाते हैं, बाहरी संख्या के हिसाब से संयोजकता डिसाइड होती है, तो 4 हो जाएगी संयोजकता। नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 7 परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की 7, इलेक्ट्रॉन की 7। 2 जो है के कोश में भरेंगे, बाकी बचे हुए अगले कोश में 8 तक भर सकते हैं, तो 5 भर देंगे, तो 5 बचेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 और 2 तो 4, 4 तो युग्मित हो जाएंगे और 1 इसमें अयुग्मित है, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पर संयोजकता। ठीक है ना, इस टाइप से होती है, आपको स्पष्ट समझने में नहीं आएगी। देखो 5 होती है ना, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पहला और दूसरा भर दिया, फिर तीसरा और चौथा भरा, 2 अलग अलग हो गए, एक बचा अयुग्मित, तीसरा हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पर 3 संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, ऐसा 5 मत लिख देना, गलत हो जाएगी। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O होता है प्रतीक, परमाणु संख्या इसकी 8 है। अगर हम बात करें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब 8-8 हैं, बाकी 2 के कोश में भरे जाएंगे, बाकी 6 जो है एल कोश में भरे जाएंगे। अब ये जो बाहरी कोश है उसके हिसाब से ही डिसाइड होती है संयोजकता। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पहला दूसरा, दूसरे कोश में तीसरा चौथा और 5वां छठा तीसरे कोश में। तो यहाँ पर इस टाइप से इसकी संयोजकता होती है। तो 6 के हिसाब से इसमें 2 हो जाएगी, कितनी 2। ठीक है ना, आगे चलते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन F होता है जिसकी 9 होती है परमाणु संख्या, और यहाँ पर जो है प्रोटॉन की संख्या भी 9 है, न्यूट्रॉन की 10 और इलेक्ट्रॉन की 9, 2 और 7 इस टाइप से एक संयोजकता इसकी हो जाएगी। ये संयोजकताएं घटती रहती हैं, उसी हिसाब से आप लोग कर देना। युग्मित होके एक अयुग्मित बच जाए तो 1 बच गया। ठीक है ना, इस टाइप से। और यहाँ पर जो 6 वाला है इसमें 2 और 2 तो युग्म में भरा रहे हैं, बाकी 2 खाली है, तो 2 खाली है जो बाहरी बार भरे जाएंगे वही इसमें संयोजकता डिसाइड होती है ऑक्सीजन की। और उसी प्रकार से फ्लोरीन की 7 है, तो 2 2 2 युग्मित हो जाएंगे तीनों, और 1 बचेगा जो कि इसकी संयोजकता हो जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा ध्यान देना नीचे की संख्याओं में। नियोन की बात करें तो Ne होता है, इसकी 10 परमाणु संख्या है ना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 10-10 होते हैं। सबसे के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बाहरी में 8 भर जाएंगे। जब पूरे 10 के 10 भरे हुए हैं, 2 के कोश में, एल कोश में 8, तो पूरे भरे हुए हैं, तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। 8 मत लिख देना। ठीक है, सोडियम की बात करें तो सोडियम 11 परमाणु संख्या Na से रिप्रेजेंट करते हैं। 11 ही इसके क्या होंगे, 11 यहाँ पर क्या होंगे भाई, प्रोटॉन की संख्या, फिर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, है ना 12, और 11 फिर इलेक्ट्रॉन की 2 8 1 के हिसाब से 1 भर जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस की भी 12 13 14 15 16 17 18 तक, आर्गन तक जो है इसी टाइप से भरने में आता है। और यहाँ एक बात ध्यान देना, फॉस्फोरस P लिखा हुआ है, इसकी संयोजकता 3 और 5 2 होती है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी आर्गन की 0 संयोजकता होती है, क्लोरीन की 1 होती है, सल्फर की 2 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, एल्यूमिनियम की 3, मैग्नीशियम की 2, सोडियम की 1 और नियोन की 0। तो ये याद रखना किस किस की 0 होती है। यहाँ पर देखो हीलियम की 0 है संयोजकता, फिर यहाँ पर नियोन की संयोजकता 0 है, फिर आर्गन की संयोजकता 0 है। इस टाइप से ये याद रखने होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरीन, ज़्यादातर संयोजकता ही पूछी जाती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देखो संयोजकता ही पूछी जाती है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपको पता चल रहा है क्लोरीन की संयोजकता कितनी है ना, क्लोरीन की कितनी है, फ्लोरीन की कितनी है, ये सारी चीज़ें। क्लोरीन की 1 संयोजकता होती है, सल्फर की 2 संयोजकता होती है और मैग्नीशियम की यहाँ पर जो है 3 संयोजकता होती है। आप इसी टाइप से इनको निकाल सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। आगे देखो, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। पहले पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि परमाणु होता है ना, नील्स बोर ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। तो परमाणु जो है, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के बीच में जो केंद्र है वो धनावेशित होता है। धनावेशित आपको समझ में आ गया कि वो प्रोटॉन है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान है। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं जेड से, है ना, कैपिटल जेड से इसको दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या कैपिटल जेड समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। हाइड्रोजन के जेड बराबर 1 है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन का जेड बराबर कितना है, 6, क्योंकि एक परमाणु के नाभिक, कार्बन का जो एक परमाणु उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, तो 6 ही उसमें मौजूद है। ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। सीधी सी बात है, कहने का मतलब परमाणु संख्या मतलब कि प्रोटॉन पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान संख्या क्या होगा। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर प्रोटॉन यानी कि कैपिटल P प्लस में एन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं, वो द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु और नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियन कहा जाता है। दोनों का मिक्सिंग कर दिया तो न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन का मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है क्योंकि इसमें 6 तो प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। 6U + 6U = 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना है, 27U। तो 13 इसमें क्या है, प्रोटॉन, 14 क्या है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर कितना हो गया, 27। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की जो संख्या थी वो तो क्या था, परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या है उसको कहेंगे द्रव्यमान संख्या। चलो, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक किस प्रकार से लिखते हैं। देखो यहाँ पर यह तत्व का प्रतीक जो डिब्बे में दिख रहा है, यहाँ पर बोरॉन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। आप हाइड्रोजन को समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो जहाँ परमाणु संख्या लिखी है वहाँ पर 1 लिख देंगे, प्रतीक की जगह क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1 होती है, तो 1 H 1 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब हम परमाणु की संरचना की बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कि प्रतीक लिखा पहले N, नीचे लिखे परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पर आता है तो 7 लिख दिया। द्रव्यमान जस्ट दुगना यानी कि 14 हो गया। तो इस टाइप से 7N14 यहाँ पर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ प्रश्न आता है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, यानी कि 8 का मतलब ऑक्सीजन है, प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु का क्या आवेश होगा, ये आपको खुद बताना है। सारणी 4.1 के सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की जो है द्रव्यमान संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं और समस्थानिक समबारिक क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। देखो, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है, जैसे कि आपको बारे में आपका नाम पता है ना, आप सेम प्रजाति के हैं, महिलाएं पुरुष है, इस टाइप से ही इनका पोर्शन होता है। देखो, प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। याद रखना, परमाणु संख्या मतलब कि पी मतलब कि होता है पेलेस मतलब कि स्थान, इसमें से देखो सम स्थान, ठीक है ना। तो पेलेस मतलब आप समझ गए हैं स्थान, क्या हो गई, पी मतलब परमाणु, पी मतलब स्थान, पी मतलब परमाणु, पी मतलब पेलेस, मतलब कि जिसका स्थान समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वो क्या हो गया, समस्थानिक। समझ रहे हो, स्थान को पकड़ो। इसमें समस्थानिक एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, समस्थानिक में स्थान को आपको ध्यान रखना है, स्थान को बोलते हैं पेलेस, ठीक है।
पी मतलब कि पी मतलब कि प्रोटॉन या परमाणु संख्या, है ना। परमाणु संख्या होती क्या है, प्रोटॉन की संख्या, है ना। तो परमाणु संख्या, पी मतलब पेलेस, पी मतलब परमाणु संख्या समान, ठीक है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसको क्या कहेंगे, समस्थानिक। एक बार और समझो, समस्थानिक यानी कि इसमें देखो स्थान को बोलते हैं इंग्लिश में पेलेस। पेलेस मतलब कि आगे का अक्षर पकड़ो पी, पी मतलब कि होता है परमाणु संख्या। ये देखो परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या जिसकी समान है, द्रव्यमान संख्या जिसकी भिन्न है, तो उसे कहेंगे समस्थानिक, ठीक। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले लीजिएगा। इसके 3 परमाणु स्पीशीज होती है, 3 होती है हाइड्रोजन H11, H12, H13। 13 जो होते हैं वो भारी हो जाता है, भारी हाइड्रोजन उसको कहते हैं। देखो 3 परमाणु स्पीशीज होते हैं, जैसे कि प्रोटियम को कहते हैं 1H1, ड्यूटेरियम को कहते हैं 1S2, या डी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं डी आ जाए तो घबराना मत, वो हाइड्रोजन है, पर सेकेंड यहाँ पर जो है उसकी द्रव्यमान संख्या है। हाइड्रोजन 1H3 यहाँ पर अगर है तो इसको कहेंगे ड्यूटेरियम तो सेकंड वाले को, टाइटेनियम थर्ड वाले को, ट्राइटियम यहाँ पर जो है थर्ड वाले को बोले, टाइटेनियम मत बोल देना, ट्राइटियम होगा, है ना। 3 होते हैं उसमें द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी, 1, प्रोटॉन कितने हैं, 1 ही है, पर ऊपर की जो द्रव्यमान संख्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग है, वो यहाँ पर हर बार तीनों में अलग अलग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। प्रत्येक की परमाणु संख्या तो क्या है, समान, 1 है ना सभी में, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसमें क्या है, भिन्न भिन्न है। तो 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो इसको क्या कह देंगे हम, समस्थानिक। समस्थानिक फिर समझो, स्थान उसमें पकड़ा पेलेस मतलब परमाणु संख्या इसमें सेम है, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो वो क्या हो गया, समस्थानिक। यहाँ पर इसी प्रकार से कार्बन का लेते हैं। कार्बन के भी 2 अपरूप पाए जाएंगे। कौन कौन सा पाया जाता है, एक तो कार्बन 612, एक कार्बन 614, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के नीचे 6 लिखा हुआ है, इधर भी कार्बन के नीचे 6 लिखा हुआ है, एक में कार्बन 12 लिखा हुआ है, एक में कार्बन के ऊपर लिखा हुआ है 14, ठीक है। तो 6 तो परमाणु संख्या है, दोनों की सेम ही रहेगी। द्रव्यमान संख्या एक की 12, एक की 14 है, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या सेम, यानी कि समस्थानिक। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी सेम यही चीज़ें हैं। क्लोरीन के भी 2 अपरूप देखने को मिले। नीचे 17 लिखा हुआ है, क्लोरीन की जगह Cl ही लिखा हुआ है, एक में 35 है, एक में 37 है। तो जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, वो क्या, समस्थानिक, ठीक है। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या तो समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है, यानी कि ऐसी भी चीज़ें हो जाती है कि जिसमें तीनों एक साथ मिल जाते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान, लेकिन भौतिक गुण क्या होंगे इनके, अलग अलग। अब एक बात वो निकल गई, समस्थानिक में क्या होते हैं, रासायनिक गुण तो समान होंगे, पर द्रव्यमान जो भौतिक गुण हैं उनके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। ये देखो प्रकृति में क्लोरीन, देखो एक उदाहरण से मैं आपको समझ जाता हूँ कैसे क्या होता है। हर गली में मकान होते हैं, है ना, मकान पैलेस जो है वो, उसमें क्या है, रासायनिक गुण, मतलब कमरे तो सभी में सेम है, लगभग सभी में सेम है, वही दीवारें बनेगी, वही सब चीज़ें बनेगी, दरवाजे लगेंगे, पर जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी डिजाइन है, 3D लुक, वो सबका अलग अलग है। तो भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण होते क्या है, जो बाहरी गुण है, बाहरी चीज़ें हैं, वो सब भौतिक गुण होते हैं। रासायनिक मतलब कि जो आंतरिक चीज़ें हैं, आंतरिक क्रियाएं हैं, वो सब क्या है, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण समस्थानिकों में समान, भौतिक गुण अलग अलग। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान होता है 35 U और एक होता है 37 U। U मतलब आप जानते हैं, U का मतलब होता है AMU, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आपको याद होगा, जिसको अभी हाल फिलहाल में या अभी के जो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से U से रिप्रेजेंट करते हैं, वरना पहले AMU होता था, ठीक है। 3:1 के अनुपात में यह होते हैं, कौन से, क्लोरीन 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए, आइए पता करते हैं। अब यहाँ पर 2 समस्थानिक है इसके, एक तो 35 वाला है और एक 37 वाला है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में इसमें से सही होगा कौन सा, लिखे कौन सा, तो देखें निकाल के देखते हैं।
किस द्रव्यमान, हाँ, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। अब औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले 35 लिखा अपन ने, उसका जो द्रव्यमान था, इंटू 75/100 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर 75 इसलिए लिखा है कि 3:1, यानी कि जो 35 द्रव्यमान वाला है वो 3 कण पाएंगे, जब जाके 1 कण पाएगा 37U वाला। समझ रहे हो, यहाँ पर अभी हमने देखा था इसका 3:1 होता है, यानी कि 35U वाले तो 3 है, 37U वाले 1 है। तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पकड़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। 35 × 75, यानी कि ज़्यादा 100 में से 75, यानी कि 3 गुना पार्ट तो कौन सा है, 35 वाला, और 1 गुना पार्ट कौन सा है, 25 वाला। तो 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100, समझ में आई। 100 में से 25 वाला पोर्शन तो 1 है, तो 37 का है, और एक 75 वाला जो 3 पोर्शन हो गए वो किसके हैं, 35 के। तो 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100, इनको जैसे ही हल करेंगे तो 105/4 प्लस 37/4, दोनों का 142/4 करने के बाद आंसर आता है 35.5U। तो क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो पॉइंट में पाया जाता है 35.5U। ठीक है, खत्म कहानी, आगे चलते हैं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या यानी कि 35.5U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और उसका औसत द्रव्यमान होगा 35.5U। ठीक है, समझ में आया, आगे देखो। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। देखो, है ना, बहुत काम की चीज़ें हैं, निम्नलिखित हैं। देखो, यूरेनियम होता है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से मत कर दीजिएगा। स्मॉल से कर दिया तो वो द्रव्यमान की इकाई AMU हो जाती है, समझ रहे हो। तो यूरेनियम के जो एक समस्थानिक का उपयोग कैपिटल यू से परमाणु भट्टी यानी कि एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं, जलाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ठीक है, चलो, कैंसर जो हो जाता है उसके उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग करते हैं, है ना। कोबाल्ट के जो भी समस्थानिक है उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। जो घेंघा रोग है उसके इलाज में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समबारिक। समस्थानिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझा दिया, है ना। सम स्थान, जिसका स्थान समान है, जिसका पेलेस समान है। पेलेस का P पकड़ो, P कैपिटल में है ना। तो P मतलब कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या, समान, जिसकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, वो होता है समस्थानिक। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं समबारिक। जस्ट उल्टा हो जाएगा, समबारिक में जस्ट उल्टा हो जाएगा। भार मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। भार मतलब किसी चीज़ का वजन, वजन मतलब कि भार, है ना। जिस भी चीज़ का भार है यानी कि द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान समान है और परमाणु संख्या अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, समबारिक। समस्थानिक का जस्ट उल्टा होता है समबारिक। देखो, दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है और आर्गन की परमाणु संख्या कितनी है, 18। अब देखो परमाणु संख्या हुई कि नहीं हुई, दोनों की डिफरेंट हुई ना। एक की तो कितनी है 20, कैल्शियम की कितनी परमाणु संख्या है 20, आर्गन की कितनी है 18, है ना। तो इसमें कहा भी यही गया है कि द्रव्यमान संख्या जिसकी समान है, जिसका भार समान है और जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है उसको कहेंगे समबारिक। दो तत्व यहाँ पर लेके दिए गए हैं, एक तो कैल्शियम है जिसका क्रमांक है, परमाणु संख्या जिसकी है 20 और एक आर्गन है जिसकी परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार करते हैं। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है। ये याद रखना, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न मतलब कि एक में तो 20 है और एक में 18 है। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है, याद रखेंगे। और जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान दोनों का क्या है, सेम है, तभी तो ये समबारिक कहलाएंगे। तो कैल्शियम और आर्गन इसका बेस्ट उदाहरण हो जाएगा, किसका, समबारिक का। हाइड्रोजन समस्थानिक का सही उदाहरण है, क्लोरीन समस्थानिक का सही उदाहरण है
है ना। बाकी ये जो कैल्शियम और आर्गन है ये समबारिक का सही उदाहरण है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियोस मतलब कि होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस टाइप से होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूक्लियोस की जो संख्या है वो समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समबारिक कहलाते हैं। मतलब कि परमाणु संख्या तो क्या होनी चाहिए, अलग अलग। समभारिक मतलब भार मतलब कि द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, समान। परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न, तो उसको कहेंगे समभारिक। यहाँ पर देखो एक बात अब से क्लियर कही गई कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों की सारणीबद्ध कीजिए। ये तीनों समस्थानिक के उदाहरण हैं, आप अच्छे समझा दीजिएगा। समस्थानिक समबारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो ये आप खुद लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 इस टाइप से, ठीक है। आपने क्या सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का ये जानना। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन को कैपिटल पी से प्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु की संख्या होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, जे थॉमसन ने। 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में, ठीक है। ई गोल्ड स्टील ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, इन्हें 1908 में जो है, शायद 1908 में, हाँ 1908 में ही इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। जो है अरेस्ट गोल्ड स्टील ऐसा नहीं, सॉरी रदरफोर्ड को मिला था 1908 में। ई गोल्ड, सॉरी ध्यान नहीं रहा, प्रोटॉन की जो खोज की थी वो ई गोल्ड स्टील ने की थी। खुद से याद रखो चीज़ें। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में दसे होते हैं। जे थॉमसन वही है जिन्होंने स्टार्टिंग की थी, तरबूज का मॉडल लाए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड को मिला था 1908 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और 1922 में मिला था नील्स बोर को। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड क्योंकि उसने क्या किया था, वो अल्फा कणों की जो है बौछार की थी सोने की पन्नी पर। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की। कहने का मतलब परमाणु केंद्रक जो है रदरफोर्ड ने खोजा था, नाभिक, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्र होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती। अब आते हैं नील्स बोर, जिन्हें 1922 में मिला था। नील्स बोर द्वारा जे चैडविक आया था इलेक्ट्रॉन की खोज करके 1932 में, सब याद रखने पड़ेंगे। नील बोर द्वारा किया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित कक्षा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं, KLMN, ये इन्होंने नील्स बोर ने बताया था, ठीक है ना। बाहरी कक्ष में जो है जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो संयोजकता कहलाती है। अंदरी जो सबसे पहला कक्षा के उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद 8 भरे जाएंगे। इस टाइप से KLMN या 1 2 3 4 के हिसाब से यहाँ पर क्रम डिसाइड किए गए थे। नील्स बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा, याद रखना। इसके बाद जे चैडविक महोदय आए थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण निकले थे, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में जो है ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन जो है धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन अनावेशित यानी कि उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को जो है KLMN के हिसाब से दर्शाया जाता है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, जो बाहरी कोश में उपस्थित है वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी, है ना। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्र में विद्यमान प्रोटॉन की जो संख्या है वही परमाणु संख्या होती है। जैसे ऑक्सीजन की 8 है तो 8 ही उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी, परमाणु संख्या भी वही होगी। न्यूट्रॉन की 7 होगी, 7 ही उसकी परमाणु संख्या है, 7 ही उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी।
परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्र में विद्यमान न्यूक्लियॉन्स की संख्या के बराबर होती है, ये याद रखेंगे। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है जिनका द्रव्यमान भिन्न होता है, द्रव्यमान भिन्न होगा और परमाणु संख्या समान होगी। स्थान मतलब कि प्लेस, पी मतलब कि परमाणु संख्या, समान द्रव्यमान संख्या भिन्न। समबारिक में बाहर मतलब कि द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न। अगर उदाहरणों की बात करें समस्थानिक की तो इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा जिसके 1s1, 1s2, 1s3 ये वाला पोर्शन हो गया है ना। साथ में ही अगर हम बात करें क्लोरीन आ जाएगा समस्थानिक में। इसके बाद इसमें आर्गन वाला पोर्शन है समबारिक में। आर्गन और कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है 20 और 16 ऐसे कुछ रहती है, अब 20 और 18 और उनकी द्रव्यमान संख्या 40, तो समबारिक हो जाएगा है ना। तत्वों को उनके परमाणु की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गुणों की जे थॉम्सन के सीमाएं। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, इसमें से 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन लगते हैं वो बनेंगे। जैसे कि अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों यानी कि इस टाइप से यहाँ पर 2 समस्थानिक दे रखे हैं कि रूप में है, तो उनकी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, फिर ऑप्शन दे देंगे ये, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। 2 स्पीशीज के मिलान दे सकते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था ये आपको खुद को देखना है, ठीक है ना। प्रोटॉन, परमाणु केंद्र, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये अपन ने सब पढ़े हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, अभी हाल जस्ट पढ़ा ही है, बार बार मैंने बताया भी है, आप खुद कर दे सकते हैं, है ना। समस्थानिक मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या समान, तो यहाँ पर जो भी लिखा रहा है उस हिसाब से देख लेना। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक कितनी होती है वो आप खुद देखेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद देखेंगे, है ना। ये सब चीज़ें हैं, इस टाइप से आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चनों को, तभी जाके काम आसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको परमाणु की संरचना जो 4th चैप्टर है क्लास 9th का अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाला जो चैप्टर है 3rd, 2nd, 1st आप लोग पढ़ना जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।